हेलो। ओके गाइज, आवाज़ आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस, उत्कर्ष, पायल, सागर, योगेश, कुणाल, आनंद, Yes, धनश्री। यस गाइज। हेलो। यस गाइज, आवाज़ आ रही है yes, आपको? you are audible. ओके गाइज, ओके। हाँ, Yes. ओके गाइज, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया था। अभी तक हमने सेल्सफोर्स में देखे काफ़ी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है। राइट, हमें सेल्सफोर्स का कंप्लीट आइडिया आ गया। उसके बाद सीआरएम के बारे में हमने समझा कि सीआरएम क्या होता है, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, रियल टाइम में कैसे हमें सीआरएम एप्लीकेशन की ज़रूरत आती है। राइट, एंड देन फिर हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे ये कंसेप्ट वर्क करता है। राइट, जिसके थ्रू हमें फिजिकल लोकेशन पर कोई भी डेटा या फिर यहाँ पर जो आईटी सर्विसेज है उनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हमें क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल सर्विसेज, जिसमें हमने डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देन हमने एक सेल्सफोर्स का डेवलपर अकाउंट बनाया था, डेवलपर अकाउंट। एंड फिर हमने डिस्कस किया था कि salesforce.com एंड force.com इसमें क्या डिफरेंस है। राइट, तो इतना सभी ने इंप्लीमेंट किया। ग्रुप पे सिर्फ दो ही लोगों ने अकाउंट शेयर किया था, स्क्रीनशॉट, धनश्री एंड उत्कर्ष। बाकी स्टूडेंट्स योगेश, कुणाल, सागर, बाकी स्टूडेंट्स बताइए आपने इसे इंप्लीमेंट किया है या नहीं। मैंने कहा था कि सभी लोगों ने Yes, sir. अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट कर लिया सागर? यस। योगेश? Yes, sir. ओके, कुणाल? गाइस प्लीज डेली आपको इंप्लीमेंट करना है। तो आज जो आपका नया ग्रुप बनेगा आपको वहां टास्क शेयर करना है फिर, ठीक है। आज आपका एक नया ग्रुप बनेगा, आपको नोट्स का एक्सेस एंड ड्राइव का एक्सेस, मतलब जो हमारा वेब एप्लीकेशन है उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो वहीं से फिर आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करना है। दिन आपके व्हाट्सअप ग्रुप पे ही आपको टास्क शेयर करना है, जो नया व्हाट्सअप ग्रुप आज बनेगा, ठीक है। सो देखिए गाइज, अभी तक तो हमने ये समझा कि हमें सॉफ्टवेयर की नीड क्या है। सभी लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज करना है, जितने भी बिजनेस है। अभी विदाउट सॉफ्टवेयर आप किसी भी बिजनेस को यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है। तो अगर मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं एमवीसी पैटर्न, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एमवीसी पैटर्न, एमवीसी आर्किटेक्चर और एमवीसी पैटर्न, या फिर 3 टायर आर्किटेक्चर भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। देन अब इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन होता है ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए सबसे पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। देखिए अब इसको प्रॉपरली समझिए। सबसे पहले जो हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो है फ्रंट एंड पार्ट, फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड को ही हम यहाँ पर कहते हैं व्यू पार्ट, ठीक है। देन आता है हमारा बैक एंड पार्ट, बैक एंड, और बैक एंड को ही हम कहते हैं कंट्रोलर, ठीक है। एंड देन थर्ड आता है हमारा डेटाबेस, और डेटाबेस को ही हम यहाँ पर कहते हैं मॉडल। देखिए मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, या फिर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। अब इसे 3 टायर आर्किटेक्चर में प्रेजेंटेशन लेयर, देन कंट्रोल लेयर, कंट्रोल लॉजिक लेयर एंड डेटाबेस लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे 3 टर्म्स में भी हम इसको डिवाइड करते हैं। प्रेजेंटेशन, बिजनेस लॉजिक लेयर मतलब कंट्रोलर पार्ट, एंड देन डेटाबेस लेयर। तो ये 3 चीजें हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो हमें इन तीनों को डिफाइन करना होता है। अब आपने ऐसा देखा होगा कि कोई सिर्फ फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, कोई सिर्फ बैक एंड डेवलप करता है, कोई सिर्फ डेटाबेस। लेकिन अभी के मार्केट में जब भी कोई डेवलपर कंपनीज देखती है तो वो फुल स्टैक डेवलपर्स देखती है ज़्यादातर, क्योंकि जो स्मॉल स्केल कंपनीज है वो हमेशा ये चाहती है कि हमारे पास जो डेवलपर्स है उनको ज़्यादा नॉलेज रहे। तो अभी देखिए मैक्सिमम लोग फुल स्टैक प्रोफाइल पर काम करते हैं, जिनको फ्रंट एंड का भी नॉलेज है, बैक एंड का भी नॉलेज है, डेटाबेस का भी नॉलेज है।
लेकिन ये होता क्या है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। देखिए, जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो, जैसे आप किसी एप्लीकेशन पर विजिट कर रहे हो, तो जो आपको चीज़ें यहाँ पर शो होती है, यूआई पर जो आपको चीज़ें शो होती है आपकी स्क्रीन पे, आपको इमेजेस शो होती है, राइट, बटन्स शो होते हैं, कलर्स, एनिमेशंस, टेक्स्ट, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूआई पर शो होती है। जब जैसे आप लॉगिन बटन पे जाते हो या कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हो, तो फर्स्ट पेज पे जो भी चीज़ें हमें शो हो रही है, जो यूआई पर हमें विजिबल है, जो आप रीड कर पाते हो, जो आप देख पाते हो, उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड पार्ट, जो आपको विजिबल है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर पाते हो, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा फ्रंट एंड पार्ट। जैसे अभी आप सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के लिए जाएंगे, तो आप क्या डिफाइन करोगे, login.salesforce.com। तो फिर यहाँ पर आपको ऐसे दो यूआई के बॉक्सेस मिलेंगे और एक बटन मिलेगा लॉगिन का, जिसमें आप यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करोगे। तो ये जो बॉक्स यहाँ पर बना है, जो पेज यहाँ पर बना है, ये आपका फ्रंट एंड पार्ट है, राइट। फ्रंट एंड यहाँ पे डिजाइन किया है। तो फ्रंट एंड मीन्स किसी भी एप्लीकेशन पे जब आप विजिट करते हो, तो जो पेज हमारे सामने ओपन होता है, जहाँ पर सभी यहाँ पे विजिबल है, टेक्स्ट या फिर बटन्स, कलर्स, ये सब हमारा यूआई पार्ट है, यूजर इंटरफेस, उसको हम यूआई पार्ट भी कहते हैं, या फिर व्यू पार्ट या फ्रंट एंड पार्ट, राइट। देन अब इसके बाद आता है सेकंड, बैक एंड पार्ट। देखिए, जब आपने यहाँ पर अपना यूजर नेम दिया और पासवर्ड दिया, जैसे आपने फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो रही है बैक एंड में। अब ऐसा तो नहीं कि मैं कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करूं और मैं सिस्टम में लॉगिन हो जाऊंगा। अगर आपने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया है तो ही आप लॉगिन करेंगे। मतलब बैकएंड में कहीं ना कहीं पे वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो क्या कर रहा है, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड को वैलिडेट कर रहा है कि आपने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है वो करेक्ट है या नहीं, ये चेक कर रहा है कहीं ना कहीं पे। और आपने देखा होगा कि अगर आपने यूजर नेम सही दिया, पासवर्ड गलत दिया, तो वो क्या करेगा, सो पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये एरर आएगा। देन अगेन, अगर आपने कुछ ऐसा यूजर नेम दिया जो उनके सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, जो यूजर नेम ही नहीं है उनके पास, वो अलग से एरर देंगे कि ऐसा कोई भी यूजर नेम हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। एंड अगर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों करेक्ट मेंशन किया, तभी आप सिस्टम में लॉग इन कर सकते हो। मतलब क्या हो रहा है कि जिस टाइप से आप इनपुट दे रहे हो और बटन को क्लिक कर रहे हो, बैकएंड में कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कोड आपको विजिबल नहीं है, लेकिन बैकएंड में वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जो यहाँ पर आपको लॉगिन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी का पार्ट है, बिजनेस लॉजिक है, वो सब कुछ बैकएंड में इंप्लीमेंट होता है। जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे आप किसी की पोस्ट लॉगिन कर रहे हो, तो देखिए, जैसे अगर वहां पर 20 लाइक्स थी, जैसे आपने लाइक किया 21 हो गया, तो कितने यूजर्स उस बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काउंट इंक्रीज होते जा रहा है, जो आपको लाइक के फॉर्म में वहां पर शो हो रहा है। तो ये सब कुछ लॉजिक इंप्लीमेंटेड है कि कितने लोग यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं उस बटन पे, और एक यूजर एक ही बार में लॉग इन कर सकता है। तो ये सब कुछ मतलब कुछ फंक्शनैलिटीज है जो बैकएंड पार्ट में इंप्लीमेंटेड होती है। तो जहां पे भी हम हमारा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, उस पार्ट को हम यहां पर कहते हैं कंट्रोलर पार्ट या फिर बैकएंड पार्ट। देन हमारे पास आता है डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्या है? डेटाबेस का यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब आप इतने सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, फेसबुक आप यूज करते हो, लिंक्डइन आप यूज कर रहे हो, राइट, इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो। आपने अभी 5 साल पहले भी अगर कोई पोस्ट किया होगा, कोई इमेज अपलोड किया होगा, वो अभी भी वहीं पे है। जब भी आप लॉगिन करते हो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड देके, तो आप अपने ही अकाउंट में लॉगिन होते हो, किसी और के अकाउंट में भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भी डिटेल्स उनके डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, ठीक है, आपकी भी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल है। फिर आपने जितनी इंफॉर्मेशन दिया था 5 साल पहले, किसी ने अगर आपकी पोस्ट पर कोई कमेंट किया होगा, वो भी एज इट इज मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ डेटा डेटाबेस में स्टोर होके रहता है, ठीक है। तो डेटाबेस का यूज क्या है? जहां पर आपका कंप्लीट डेटा स्टोर होता होगा। जैसे ये यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो इसे कैसे पता कि इस यूजर नेम का पासवर्ड यही रखना है? क्योंकि वो बैकएंड से चेक करता है। क्या फंक्शनैलिटी होगा? जो यूजर नेम आपने एंटर किया, फिर उसी यूजर नेम से डेटाबेस में क्वेरी करेगा कि इस यूजर नेम का पासवर्ड मुझे रिटर्न करिए, और फिर जो पासवर्ड आ रहा है
और जो आपने इंटर किया दोनों पासवर्ड को मैच करेगा, दोनों करेक्ट है तो ही आपको लॉगिन देगा। अगर जो यूजर नेम आपने इंटर किया उसी से क्वेरी किया लेकिन डेटाबेस से उनको 0 रिकॉर्ड मिले, मतलब उस यूजर नेम का एक भी रिकॉर्ड नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस यूजर नेम का यूजर हमारे सिस्टम में प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए आपको डिफरेंट एरर आता है। तो जैसे आप इंटरैक्ट करोगे उसी तरीके से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो हर सॉफ्टवेयर में ये सभी फंक्शनैलिटीज होती है, हमें फ्रंट एंड इंप्लीमेंट करना होता है, हमें बैक एंड इंप्लीमेंट करना होता है एंड डेटाबेस भी इंप्लीमेंट करना होता है। अब सेल्सफोर्स में भी हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम हम फ्रंट एंड इंप्लीमेंट करेंगे, बैक एंड इंप्लीमेंट करेंगे, डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन सेल्सफोर्स में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास दो वेज है। एक होता है कस्टमाइजेशन, मतलब एक है कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। दो तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो सेल्सफोर्स में। कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करें देखिए तो फ्रंट एंड पार्ट जो भी है, जो फ्रंट एंड पार्ट है जिसमें आप यूआई कस्टमाइज कर सकते हो, कि यूआई कस्टमाइजेशन है, राइट, जिसमें पेज लेआउट्स आप कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यहाँ पे सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप यूआई को चेंज कर सकते हो विदाउट कोडिंग, ठीक है। देन बैक एंड पार्ट, अब जैसे ही बैक एंड मतलब कि कोई बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट हो जिसमें ऑटोमेशन टूल्स दिया हुआ है सेल्सफोर्स ने, ठीक है, ऑटोमेशन टूल्स। देन इसके बाद हमारे पास वैलिडेशन है, वैलिडेशन रूल, डेटा को आप वैलिडेट कर सकते हो, ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो, सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन किसके थ्रू, आपके यूआई के थ्रू, मतलब जो आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू, कोई भी कोडिंग पार्ट नहीं है। देन डेटाबेस के लिए यहाँ पे डेटा मॉडलिंग यूज होता है, आप मॉडलिंग का यूज कर सकते हो, डेटा मॉडलिंग, डेटा को सेटअप करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। एंड सेम फंक्शनैलिटी अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हमें कोड भी इंप्लीमेंट करना होता है। सो देखिए कोडिंग में भी इसमें बहुत सिंपल है। तो क्या क्या चीज़ें सीखना होगा, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड, क्या क्या टेक्नोलॉजीज है फ्रंट एंड में, बताइए किसी को कोई आइडिया होगा फ्रंट एंड के बारे में? यस, फ्रंट एंड में कुछ सर HTML एंड CSS। यस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। देन फिर हम यहाँ पे यूज करते देखिए एंगुलर, ये आपके बाकी के टेक्नोलॉजीज के लिए, जैसे आपने देखा होगा देखिए एंगुलर और रिएक्ट। जैसे बाकी की टेक्नोलॉजीज में जब आप जाते हो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एंगुलर या रिएक्ट ये क्या है, कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। वैसे ही यहाँ पर सेल्सफोर्स में भी इसी तरीके से कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप कंपोनेंट बिल्ड कर पाओ। यहाँ पर हमें दिया है ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स बना सकते हैं। बैकएंड में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग, अपेक्स है, अपेक्स ट्रिगर्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं इंप्लीमेंट कर सकती है। लेकिन जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो है अपेक्स लैंग्वेज। जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज में जावा है, पाइथन है, उसके कई सारे फ्रेमवर्क्स है जो हम यूज़ करते हैं, वैसे ही सेल्सफोर्स में हम सिर्फ अपेक लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। देन आता है डेटाबेस। जब आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, बैकएंड में ये MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहा है सेल्सफोर्स एप्लीकेशन, और उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेजेस की ज़रूरत है। जैसे SQL आपने सुना होगा, SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वैसे ही सेल्सफोर्स में जो लैंग्वेजेस यूज होती है, क्वेरी लैंग्वेजेस है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज, SOQL एंड SOSL। तो ये दो लैंग्वेजेस यूज होती है सेल्सफोर्स में डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें सीखना है और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपरली आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा बच्चे से एंड डेली टास्क को कंप्लीट करके शेयर करना है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स में जैसे आपने लॉगिन किया आपको फ्रंट एंड पार्ट एज इट इज़ डेवलप करके मिला, बैक एंड भी यहाँ पे है। तो अब हमें कोई भी ऑपरेशन जब हमें परफॉर्म करना होता है सेल्सफोर्स में, ज़्यादातर जो हमें रिक्वायरमेंट्स आती है वो डेटा से रिलेटेड आती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है, हमें एक मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेल्सफोर्स एडमिन का पार्ट जो है डेटा मॉडलिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा मॉडलिंग पार्ट।
अब देखिए डेटा मॉडलिंग का मीनिंग आप समझ पा रहे हो। मॉडलिंग का मीनिंग क्या है? एक मॉडल डिजाइन कर रहे हो आप डेटा का। जैसे कोई भी एप्लीकेशन जब आप बिल्ड कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन में कितने ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत है, मतलब कितने टेबल्स हमें चाहिए, उस टेबल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे डेटा सेटअप करोगे, तो वो एक मॉडल हमें डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पर एक मॉडल डिजाइन करना है डेटाबेस में। ठीक है, तो बहुत सिंपल, डेटा मॉडलिंग मतलब सेम कि हमें डेटा सेटअप करना है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है जहां पर आप डेटा को सेटअप कर पाओ, रिकॉर्ड्स को स्टोर कर पाओ, उस डेटा को मैनेज कर पाओ, और जितना भी डेटा की जरूरत है वो आपस में कैसे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा से, डायरेक्टली डेटाबेस पे भी नहीं जाएंगे, बेसिस से स्टार्ट करेंगे। डेटा, व्हाट इज डेटा, बताइए डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। सर इंफॉर्मेशन। स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंपल, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे लिए डेटा है। अ स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन ये हमारे लिए क्या है, डेटा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, देखिए आपका स्टूडेंट नेम ये हमारे लिए डेटा है, स्टूडेंट के नाम ये डेटा है, स्टूडेंट के मोबाइल नंबर ये भी हमारे लिए डेटा है, करेक्ट। उनके मार्क्स, कितने मार्क्स है स्टूडेंट को, ये भी डेटा है। तो कोई भी टाइप का वो डेटा हो सकता है, और डेटा हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। डेटा कैन बी टेक्स्ट, ये इमेज हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, नंबर हो सकता है, राइट। तो ये सभी क्या है, ये डेटा के फॉर्म्स है। इतने मल्टीपल फॉर्मेट्स में हमारे पास डेटा होता है। अब कोई भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब इस डेटा को स्टोर करना है। हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। अब क्यों हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करने की जरूरत क्या है, बताइए, क्यों हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, बताइए, क्यों डेटा को स्टोर कर रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत है डेटा को स्टोर करने की, क्यों स्टोर करते हैं डेटा को, बताइए। उत्कर्ष, पायल, योगेश, धनश्री, कुणाल, सागर, आनंद, बताइए क्यों हम डेटा को स्टोर करते हैं। हम इजीली एक्सेस कर सके इसलिए। ओके, एक्सेस कर पाए इसे, यस, मतलब फ्यूचर पर्पस के लिए हमें उस डेटा को एक्सेस करना है, फ्यूचर एक्सेस करना है, क्योंकि हम उस डेटा से कुछ एनालिसिस कर पाए। डेटा से क्या कर पाए, फ्यूचर एनालिसिस। डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, डेटा से आप एनालिसिस कर पाओगे। अगर मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, जैसे 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स में से जैसे कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, तो मैं इस डेटा से एनालिसिस कर सकता हूँ कि एवरेज मार्क्स कितने आए, देन मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उस डेटा से मैं एनालिसिस लग सकता हूँ, राइट। सो डेटा का मेन यूज क्या है, डेटा से आप फ्यूचर एनालिसिस कर सकते हो, डेटा से आप कोई भी डेटा को आप एनालिसिस कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं। अब डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे पहले कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो फाइल सिस्टम यूज होता था, फाइल्स में हम डेटा को मैनेज करते थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि वो डेटा सिक्योर नहीं था, डेटा कभी भी लॉस हो सकता है, वहाँ पर डुप्लीकेट डेटा आ सकता है, डेटा को एक्सेस करना ईजी नहीं था। फिर कंप्यूटर सिस्टम आया, राइट, एक्सेल शीट वगैरह मैनेज करने लगे। अभी जब हम डेटा को स्टोर करते हैं वो सभी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डेटाबेस। सो डेटाबेस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। अभी हम डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो क्या होता है डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस, एनी आइडिया। देखिए, सो डेटाबेस में हम डेटा स्टोर करें, देखिए पहले भी डेटा स्टोर होता था, लेकिन डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर होता है। देखिए, द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है, प्रॉपर फॉर्मेट में, कि कौन सा डेटा है जिसके थ्रू आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल,
देन इजी टू मैनेज, राइट। जब भी मुझे कोई डेटा एक्सेस करना है मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। किसी के साथ शेयर करना है आप इजीली डेटा को शेयर कर सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेटा को प्रॉपर वे में मैनेज करना। डेटा तो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होना जरूरी है ताकि आप इसको इजीली मैनेज कर पाए। अब डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्म में, राइट, टेबल्स के फॉर्म में। इसीलिए हम डेटाबेस को कहते हैं अगेन कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी कहते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो हम डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी कहते हैं। तो डेटाबेस में जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब ये जो डेटा है देखिए ये स्टोर कैसे होगा। अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये डेटा कैसे बनेगा? देखिए हमारा एक टेबल बनेगा। अब टेबल मतलब ये आपका डेटाबेस टेबल है, ठीक है। देन टेबल में क्या होता है हमारे पास? रोज एंड कॉलम्स। सो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। देखिए तो ऐसा टेबल बना। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें स्टूडेंट के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन आप मेंशन करोगे, जैसे नेम, देन ईमेल, फोन, देन किस कोर्स को ज्वाइन किया एंड एड्रेस क्या है उनका, राइट। तो ऐसे मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये क्या बना हमारे पास? स्टूडेंट टेबल। तो हमने क्या बनाया? एक स्टूडेंट टेबल बनाया, स्टूडेंट टेबल, एक टेबल बना स्टूडेंट का, जहां पर आप रिकॉर्ड्स की एंट्री कर सकते हो। जैसे जितने भी अब हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट आया राज, देन r@gmail.com, फोन नंबर, देन कोर्स सेल्सफोर्स, देन एड्रेस नागपुर, देन अगेन साहिल, देन ईमेल एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, देन सेल्सफोर्स नागपुर, देन कुणाल, देन उनका ईमेल एड्रेस, देन जैसे जावा कोर्स को ज्वाइन किया इन्होंने, देन उनका एड्रेस जैसे पुणे, करेक्ट। अब ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स की आप एंट्री कर रहे हो। जितने भी अब आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे उनकी एंट्री आप क्या कर रहे हो? प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में एंट्री कर रहे हो। टेबल कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम्स में। अब आप मुझे बताइए, नेम, ईमेल, फोन, कोर्स, एड्रेस, ये सब क्या है? रोज है या कॉलम्स है? जो वर्टिकल है इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? रोज है या कॉलम्स है? रोज और कॉलम्स? रोज, रोज क्या है ये? रोज, कॉलम्स, राइट। ये क्या है? हमारे कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सभी ये कॉलम्स है। ईमेल का एक कॉलम है, देन नेम का एक कॉलम बनाया, फोन के लिए एक कॉलम बनाया, राइट। एंड देन जो यहाँ पे है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? जो वर्टिकल है जिसमें हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है हमारे पास? रोज। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, करेक्ट। तो ये सब हमारे पास रोज है। तो टेबल कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम से। सो टेबल के लिए आप बोल सकते हो टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में। अब डेटाबेस में ऐसे मल्टीपल टेबल्स होते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट के लिए टेबल बनाया, अब टीचर्स के लिए हमें टेबल बनाना है, देन क्लासरूम्स के लिए हमें टेबल बनाना है, सब्जेक्ट्स के लिए हमें टेबल बनाने हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसे मल्टीपल टेबल्स में हम स्टोर करते हैं, और वो सभी टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है आपके डेटाबेस का। सो डेटाबेस में जो डेटा आपका स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। टेबल्स में आपके पास होते हैं रोज एंड कॉलम्स। अब ये सेम स्ट्रक्चर सेम यूज होता है आपके सेल्सफोर्स में, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में भी ये सेम स्ट्रक्चर यूज होता है। देखिए, तो जैसे हमने बात किया अभी डेटाबेस में, और फिर से अब यही हम इंप्लीमेंट करते, देखिए सेल्सफोर्स में। देखिए क्या होता है, जैसा अभी हमने समझा कि अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है? टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। देखिए डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है टेबल्स में।
अब टेबल्स में क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम्स होते हैं एंड रोज होते हैं, करेक्ट। इसी फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है। सेम फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर हो रहा है सेल्सफोर्स में, टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दिया है। जिसको आप डेटाबेस में टेबल्स कहते हैं, सेल्सफोर्स में हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। देखिए पर्पस सेम है, मीनिंग सेम है। टेबल्स का यूज क्या है, जिसमें आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, वैसे ही सेल्सफोर्स में अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको क्या क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना होगा। अब टेबल्स में हमारे पास कॉलम्स होते हैं, जैसे नेम, ईमेल, फोन। वैसे ही अगर हमें चाहिए सेल्सफोर्स में भी अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन उन कॉलम्स को हम सेल्सफोर्स में क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे फील्ड्स, ठीक है। सेल्सफोर्स में इसको क्या कहते हैं, फील्ड्स। देन जब रोज बनाओगे, मतलब रिकॉर्ड बन रहे हैं वहां पर, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड, तो सेल्सफोर्स में हम इसको क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स। सेम कंसेप्ट है लेकिन टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। डेटाबेस में हम टर्म्स यूज करते हैं टेबल्स, कॉलम्स, रोज। सेल्सफोर्स में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स, करेक्ट। तो इस तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर फॉर्मेट में। अब अगर हमने सेल्सफोर्स में लॉगिन किया, जैसे सभी ने अकाउंट बना लिया होगा सेल्सफोर्स का, अब जैसे आप लॉगिन करोगे उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, login.salesforce.com। देन जो भी आपने यूजर नेम यहाँ पर दिया है उस यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आपने लॉगिन किया, देखिए आपको कुछ चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिलेंगी, जैसे ये यूआई आपको ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन ये एकदम बेसिक ऑर्ग है, स्क्रैच ऑर्ग है, इसमें कोई भी चीजें हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। जो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है बस वही है, राइट। इसमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स में अवेलेबल रहेंगी आपको, क्योंकि सेल्सफोर्स ने क्या किया, मार्केट की नीड को समझा। जो मार्केट की नीड है, जो कॉमन नीड है, जैसे आपको पता है हर बिजनेस सेल्स मैनेज कर रहा है, हर बिजनेस मार्केटिंग कर रहा है, हर बिजनेस को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऐसा जो डेटा हमें ऑलरेडी स्टोर करने की ज़रूरत है, जो चाहिए ही सभी कस्टमर्स को, सभी बिजनेस को, तो वो उसने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये होता है हमारा ऐप लॉन्चर। ये जो 9 डॉट्स है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐप लॉन्चर ओपन हो रहा है। तो जो अभी हम कह रहे हैं ना ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है, तो सेल्सफोर्स ने ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। क्योंकि जब हमने रिक्वायरमेंट को समझा था CRM के, उसी टाइम हमने समझा था, देखिए कि आप मार्केटिंग के लिए कैंपेन्स रन करोगे, अब कैंपेन की भी तो इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना है। फिर हमने समझा था कि कैंपेन्स में से हमारे पास लीड्स आती है, फिर उस लीड की भी तो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करना है। फिर वो लीड हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट होती है, जो है अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है। फिर अगर कस्टमर, जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट के लिए भी ऑब्जेक्ट चाहिए। कोई अगर इश्यूज आते हैं कस्टमर की तरफ से, वो भी डेटा हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए भी सेल्सफोर्स ने हमें ऑप्शंस दिए हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमारे पास फुलफिल होती है। अगर आप यहाँ से सर्च करिए सेल्स, तो ये सेल्स एक ऐप है, सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है। अब जैसे ही आपने इसे ओपन किया, देखिए सेल्स में आपको सेल्स रिलेटेड काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिलेंगे। जैसे ये आपको पता है लीड का मीनिंग क्या है, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स है उनका लीड। तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा लिस्ट व्यू आपको शो हो रहा है, तो इसको सिंपली क्लिक करिए लिस्ट व्यू पे, कि आपको नॉर्मल लिस्ट व्यू आपको आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है रिसेंटली व्यूड, लेकिन अभी तक हमने कोई भी डेटा को रिसेंटली व्यू नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर 0 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे ऑल ओपन लीड्स, देखिए क्योंकि ये बेसिक ऑर्ग है, तो सेल्सफोर्स आपको कुछ डमी डेटा भी प्रोवाइड करा है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा डमी डेटा भी मिल रहा है, ठीक है, ये डमी डेटा है। ओके, तो आप अब इस डेटा को ओपन कर सकते हो, नया रिकॉर्ड बना सकते हो। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो लीड है इसको क्या कहेंगे हम सेल्सफोर्स में? लीड में क्या हो रहा है, लीड रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हैं। डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग, बताइए, डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं? ऑब्जेक्ट में। मतलब लीड क्या है हमारा, लीड एक ऑब्जेक्ट है, अपॉर्चुनिटी एक ऑब्जेक्ट है, अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन, ये सभी क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। देखिए लीड को ओपन किया,
देन ऑल ओपन लीड्स, ये कुछ रिकॉर्ड्स भी हमें शो हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, ये सब क्या होंगे फिर हमारे, इसको क्या कहेंगे, फील्ड्स। फील्ड्स, राइट। तो ये सब क्या है, Fields. हमारी फील्ड्स है। नेम एक फील्ड है, कंपनी एक फील्ड है, स्टेट एक फील्ड है, ईमेल। जब आप इन सभी फील्ड्स में डेटा एंटर करोगे, नेम एंटर किया, कंपनी एंटर किया, स्टेट एंटर किया, एंड जब सेव करेंगे तब जाके हमारा क्रिएट होगा एक रिकॉर्ड, राइट। तब हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है। और ये सब क्या है, ये हमारे रिकॉर्ड्स है। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, ये सभी हमारे रिकॉर्ड्स है, राइट, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, करेक्ट। अगर हमें ऐसे ही नए रिकॉर्ड बनाने हैं अगेन, तो न्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे न्यू बटन पे आपने क्लिक किया तो ये ऐसे कुछ फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जिसमें सभी फील्ड्स है जो यहाँ पर आपको दिख रही थी ना, जो ऑब्जेक्ट पर बनाए होंगे वो सभी फील्ड्स। लीड्स के रिलेटेड हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंपनी क्या है, फोन, ईमेल, ये सभी इंफॉर्मेशन आती है। और इसी के थ्रू फिर हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा। देखिए जैसे सैल्यूटेशन हम ऐड कर दी, देखिए मिस्टर साहिल कुमार, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड बना रहे। कंपनी नेम इंप्लीमेंट करते हैं, सो ईबीसी कंपनी। देन अब देखिए जिसमें रेड मार्क यहाँ पर आया है, जिसमें रेड यहाँ पर शो रहा है, तो उसका मीनिंग होता है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। जब आप फॉर्म्स फिल करते हो ना कहीं पे और वहां पर स्टार मार्क होता है रिक्वायर्ड का, तो ये फील्ड रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको रिकॉर्ड इंटर करना है, कोई भी डेटा अगर आपको इंटर करना है इस फील्ड में, तो आपको क्या करना होगा, उस फील्ड में डेटा इंटर करना ही होगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड हो जाता है। देन बाकी की फील्ड्स भी, जैसे लीड सोर्स, कहाँ से लीड आया, तो वेबसाइट से मेरे पास ये लीड आई। फिर उस लीड का फ़ोन नंबर क्या है, तो उसका फ़ोन नंबर हमने ऐड किया। देन ईमेल एड्रेस क्या है, सो राजेश साहिल नाम दिया हमने, तो sahil@kesoft.com, जो भी ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस हमने प्रोवाइड किया। एंड जैसे ही सेव करेंगे अब हमारा एक रिकॉर्ड बन गया। देखिए ये हमारा एक नया रिकॉर्ड बन गया। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स बन पाओगे, करेक्ट। तो बहुत सिंपल है। सेल्सफोर्स में हमें अगर डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट का यूज क्या है कि रिकॉर्ड स्टोर कर पाए, लेकिन रिकॉर्ड्स कैसे स्टोर होगा, जब आपके ऑब्जेक्ट पर ये फील्ड्स होंगी, आपको ऐसे फील्ड्स बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके आप रिकॉर्ड को एंटर कर पाओगे। डेटा कहाँ एंटर हो रहा है, फील्ड्स में एंटर हो रहा है। मल्टीपल फील्ड्स में जब डेटा एंटर होगा तब जाके आपका एक रिकॉर्ड बनेगा, राइट। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स मतलब सेम आपके डेटाबेस टेबल्स है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। देखिए हम इसके बारे में समझते हैं प्रॉपरली। तो ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स, ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स। अब सेल्सफोर्स में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। अभी देखिए, अभी आपने क्या किया, अभी तक हमने कुछ भी चीजें इंप्लीमेंट किया क्या, नो। जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल था उसी ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया। अभी तक तो हमने कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया सेल्सफोर्स में। तो जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है सेल्सफोर्स में, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब मीनिंग तो पता चल गया आपको। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मींस जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स, द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए बताइए कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम। जैसे अभी हमने लीड ऑब्जेक्ट देखा, अकाउंट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। देन अब सिर्फ हम इनका ही तो यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल बिजनेस पीपल्स है जो अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे यहाँ पर अपने लिए डेटा को स्टोर करेंगे। तो जो उनकी जरूरत है, जो उनके हिसाब से यहाँ उनको डेटा चाहिए, वो यहाँ पे डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो खुद से फिर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अगेन। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर कहते हैं, देखिए कस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं, हम मतलब डेवलपर्स बना रहे हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। सो देखिए द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय अस मतलब जो डेवलपर्स है, क्रिएटेड बाय डेवलपर्स
as per the business need, as per the business need is called custom object। देखिए, तो जो ऑब्जेक्ट हम बिजनेस नीड के हिसाब से बनाने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर कहेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट। जैसा अभी हमें अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मुझे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए मुझे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट भी नहीं है सेल्सफोर्स में, मुझे बनाना पड़ेगा, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर बनाओगे, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर कहेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो देखिए, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, मुझे स्टूडेंट को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट तो सेल्सफोर्स ने नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि सेल्सफोर्स ने क्या किया, कोई कोर बिजनेस के रिलेटेड इसे इंप्लीमेंट नहीं किया है। सेल्सफोर्स ने क्या किया, जो कॉमन नीड थी वो डिफाइन करके रखा हुआ है। आप चाहे तो इसे यूज करिए या फिर आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइजेशन चाहते हैं वो कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि मैं, जैसे हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है तो हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। अब इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो नीड है मेरी कि स्टूडेंट का डेटा मुझे स्टोर करना है इसमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है क्या ऑलरेडी सेल्सफोर्स में? नो, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हो तो उसके साथ फील्ड्स भी क्रिएट करना होगा, राइट। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट अगर हमें इंप्लीमेंट करना है। देखिए, सेल्सफोर्स में जैसे आप लॉगिन करेंगे आप होम पेज पर होते हो और जैसे कोई हमें नए चेंजेस चाहिए तो आप सेटअप पर आओगे। सबसे पहला जो पेज होता है वो है सेटअप। तो सेटअप में आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सेटअप कहाँ से जाओगे, गियर आइकन पर क्लिक किया एंड सेटअप। जैसे सेटअप पर क्लिक करोगे आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आए, देखिए यहाँ पर आता है आपका क्विक फाइंड बॉक्स, ठीक है। क्विक फाइंड में जितना भी सेटअप रिलेटेड, जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डेटा है, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है आपको, ठीक है। देन अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट। देखिए, मल्टीपल वेज है। एक तो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आप जा सकते हो। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको ऑब्जेक्ट के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलेगा, जितने ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किया है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो, सभी ऑब्जेक्ट्स आपके ऑब्जेक्ट मैनेजर पर अवेलेबल होते। देखिए, जैसे क्लिक करोगे आप ऑब्जेक्ट मैनेजर, देखिए ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने आपको प्रोवाइड किया। देखिए कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, सभी का टाइप क्या बता रहा है, ये किस टाइप के ये ऑब्जेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किया था। जो ऑब्जेक्ट्स हमें सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सो देखिए, ये सभी ऑब्जेक्ट्स है जो ऑलरेडी अवेलेबल है सेल्सफोर्स में और इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट बटन पे। तो क्रिएट बटन पे क्लिक किया, कस्टम ऑब्जेक्ट, हमें कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एंड देन अब जैसे आप कस्टम ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। सबसे पहला है लेबल, प्लूरल लेबल, देन ऑब्जेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, ये सभी इंफॉर्मेशन है। तो हमने ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाना है, स्टूडेंट नाम से, तो हमने नाम दे दिया इसको स्टूडेंट। जैसे देखिए आप लेबल प्रोवाइड करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए ये जो लेबल है ये यूआई पे यूज होता है, आपके यूजर इंटरफेस पे। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट नेम है, इसको हम एपीआई नेम भी कहते हैं। तो ये आपका यूज होता है जहां पर आप कोई डेवलपमेंट के लिए इसे यूज कर रहे हो, वैलिडेशन रूल में या कोई भी ऑटोमेशन टूल में या फिर कोडिंग में। जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहोगे तो आप उसका लेबल यूज नहीं करोगे, आप इसका एपीआई नेम यूज करोगे। तो जब भी आप लेबल दोगे तो उसका एपीआई नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। देन प्लूरल लेबल, प्लूरल लेबल जैसे देखिए अकाउंट दिया इन्होंने, अकाउंट का प्लूरल लेबल क्या आया, अकाउंट्स। वैसे ही जब आप यहाँ पर डेटा बनाओगे तो यहाँ पर जैसे हमने इंप्लीमेंट किया स्टूडेंट, तो उसका प्लूरल लेबल क्या आएगा, स्टूडेंट्स, राइट। सो प्लूरल लेबल क्या बना हमारा, स्टूडेंट्स। देन अब यहाँ पर देखिए, जैसे जब आप कोई रिकॉर्ड बनाते हो, सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई फील्ड भी बनती है। देखिए
द रिकॉर्ड नेम अपियर्स इन दी पेज लेआउट। तो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नेम बनता है, बाय डिफॉल्ट एक फील्ड बनती है नेम फील्ड। अकाउंट का जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसका लेबल क्या आया, फील्ड का जो फर्स्ट फील्ड हमारे पास बनती है वो है अकाउंट नेम। ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप इसका लेबल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे स्टूडेंट नेम आया तो मुझे स्टूडेंट नेम नहीं चाहिए, मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, मैंने इसका लेबल चेंज कर दिया। तो आप इसका लेबल चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेबल आप जैसे चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका जो एपीआई नेम है वो सेम रहेगा, नेम रहेगा उसका एपीआई नेम। अब इस फील्ड के लिए आप दो टाइप का डेटा बना सकते हो, क्योंकि देखिए हर फील्ड में आप किसी स्पेसिफिक टाइप का डेटा एंटर करने वाले हो। तो जब भी आप डेटा एंटर करते हो तो किस टाइप का डेटा आप एंटर करने वाले हो इस फील्ड में ये आपको बताना पड़ेगा। आप टेक्स्ट डेटा एंटर करना चाहते हो या ऑटो नंबर एंटर करना चाहते हो। तो जो बाय डिफॉल्ट जो फील्ड हमारे पास बन रही है नेम फील्ड, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, टेक्स्ट या फिर ऑटो नंबर। अब आपको भी पता है जैसे फर्स्ट नेम में मतलब टेक्स्ट एंटर होगा, राइट। देन अब आते हैं ऑप्शनल फीचर्स। ये सभी फीचर्स को हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको सभी को अलाउ कर लीजिए, आगे चल के हम इनको यूज़ करने वाले हैं, तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ये सभी को अलाउ कर लेंगे। डिप्लॉयमेंट स्टेटस हमेशा डिप्लॉयड रखेंगे क्योंकि ये डिप्लॉयड हो गया मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, इन डेवलपमेंट नहीं है, हमने उसको कंप्लीट डिप्लॉय कर दिया है। उसके बाद सर्च अलाउ कर लेंगे कि रिकॉर्ड्स आप सर्च कर सकते हो। नोट्स एंड अटैचमेंट अगर आपको ऐड करना है इसके पेज लेआउट्स में वो आप ऐड कर सकते हो। देन आता है लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को आपको एक्सेस करना है, किसके थ्रू, टैब के थ्रू। देखिए ये है टैब्स, अकाउंट टैब, कॉन्टैक्ट टैब, कैंपेन टैब। तो जब आप इस टैब पे क्लिक करोगे तभी आप उस ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, तो इसीलिए टैब को क्रिएट करना ज़रूरी है। तो इस टैब पे जो बटन है यहाँ पर चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स को क्लिक करना एंड तभी आप सेव कर लेना। तो जैसे सेव करोगे तो टैब को क्रिएट करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। देखिए तो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट और टैब स्टाइल क्या देना है आपको, टैब क्रिएट कर रहे हैं हम लोग अभी। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल टैब स्टाइल्स है, आप अगर और भी टैब स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट योर ओन स्टाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो टैब स्टाइल को। सो बाय डिफॉल्ट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक टैब स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो टैब स्टाइल सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से सिंपली ये बाय डिफॉल्ट आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे क्योंकि अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा कि ये टैब क्या होता है और ये हमने सभी ऐप में इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको इंक्लूड कर लेना, ये सभी ऐप में आपको विजिबल हो जाएगा। तो कुछ 1-2 दिन बाद ये आपको सभी आइडिया आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें था, बस उसका नेम प्रोवाइड करना है, एपीआई नेम है, रिकॉर्ड का नाम, बस यही बेसिक चीज़ें हमने दिया और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट को हमने नाम क्या दिया था, स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट। उसका प्लूरल लेवल क्या बना, स्टूडेंट्स। ये प्लूरल लेवल यूज होता है टैब के लिए। और फिर जो उसका एपीआई नेम आया था, देखिए एपीआई नेम क्या मिला हमें, student__c, ठीक है। तो देखिए जब भी आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कस्टम ऑब्जेक्ट का जो एपीआई नेम आता है वो होता है __c, क्योंकि एपीआई नेम यहाँ पर चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में आपको एपीआई नेम सेम मिलेगा जो आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी __c आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कस्टम ऑब्जेक्ट में आपको ये __c मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, ऐप लॉन्चर में, ठीक है। ऐप लॉन्चर में सभी आपको ऑब्जेक्ट्स एंड एप्स, सभी टैब्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। किस नाम से बनाया हमने ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट। तो सर्च करिए स्टूडेंट मिलता है क्या, ये मिल गया। तो स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट को क्लिक किया हमने, अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड इसमें बनाए नहीं है, तो ऑल पे भी क्लिक करोगे तो 0 रिकॉर्ड से मिलेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। अब अगर मुझे नया रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास फील्ड्स होनी चाहिए। लेकिन हमने कुछ फील्ड्स बनाए क्या इसमें, नो। बाय डिफॉल्ट एक फील्ड मिला था हमने जिसको हमने नाम दिया था फर्स्ट नेम। देखिए न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड विजिबल होगा, देखिए फर्स्ट नेम, क्योंकि ये एक ही ऐसी फील्ड है जिसमें आप टेक्स्ट इनपुट कर पाओगे, क्योंकि हमने अभी तक तो कोई फील्ड इसमें नहीं बनाया। देखिए तो मैं इसको नाम देता हूँ अनिकेत, और जैसे हम इसको सेव करेंगे अब हमारा एक रिकॉर्ड बनेगा। अब आपके ऑब्जेक्ट में चाहे एक फील्ड हो या 10 फील्ड, रिकॉर्ड तो बन जाएगा क्योंकि ये फील्ड में हमने डेटा एंटर किया। देखें
फर्स्ट नेम मैंने डेटा एंटर किया अनिकेत, और हमारा ये रिकॉर्ड यहाँ पर बन चुका है। तो क्या करना है आपको, ऐसे ही एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। तो आज जैसे आपका नया ग्रुप बनेगा, ये आपका पहला टास्क है कि आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट, मतलब उस रिकॉर्ड को क्रिएट करने के बाद आपके नाम का एक रिकॉर्ड बना लेना और ये स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? धनश्री, योगेश, उत्कर्ष, पायल, आनंद, कुणाल, सागर, Yes. आसिफ, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ Yes, तक? यस। सो क्या करना है Yes, आपको, yes. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। देन अब अगर हमें इसमें चेंजेस चाहिए, जैसे कि हमें फील्ड्स क्रिएट करना है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक ही फील्ड है हमारे पास, देखिए। तो जैसे आप आएंगे गियर आइकन पे और एडिट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन है, जिस पेज पर ये ऑब्जेक्ट अगर ओपन है तो उस पेज पर ये ऑप्शन आता है एडिट ऑब्जेक्ट का। तो एडिट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर, स्टूडेंट का डिटेल। या फिर आपके पास एक वे प्रोसेस है, अगेन सेटअप पर जाओगे, फिर से ऑब्जेक्ट मैनेजर, यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है, यहाँ से सर्च करोगे आप स्टूडेंट, एंड जैसे फिर इसको क्लिक करेंगे अगेन सेम पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो एक शॉर्टकट था। अब हमें क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट पर अगर डेटा आपको चाहिए, क्रिएट करना है मैक्सिमम डेटा, तो हमें फील्ड्स क्रिएट करना होगा। जैसे फील्ड्स पर गए, देखिए बाय डिफॉल्ट हमें 4 फील्ड्स मिलती है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट हमें 4 फील्ड्स मिलती है, क्रिएटेड बाय, नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय और ओनर। तो ऐसी 4 फील्ड हमें क्रिएटेड मिलती है, ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है बाय डिफॉल्ट। अब हमें अगर फील्ड क्रिएट करना है तो हम यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करके और भी फील्ड्स यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है तो वो फील्ड्स हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम, ईमेल एड्रेस, फोन एड्रेस, ऐसी मल्टीपल फील्ड्स हमें क्रिएट करना है। लेकिन आज का आपका यही टास्क है, बस इतना इंप्लीमेंट करिए आज कि आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। कल हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स के बारे में, कितने टाइप की फील्ड्स है, कैसे फील्ड्स को क्रिएट करें, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का बस इतना टास्क है आपका कि आप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे और सेल्सफोर्स में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। क्लियर है? धनश्री, योगेश, पायल, उत्कर्ष, आनंद, आसिफ, सागर, Yes. यस गाइस, ओके, Yes, sir. Yes. यस, वेरी गुड। तो इतना इंप्लीमेंट कर लेना आप और ये स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना। देखिए तो ये आज का लास्ट डेमो सेशन था, सभी सेशंस हमारे फिनिश हो गए। या आप इसको डेमो कंसिडर मत करिए, क्योंकि ये हम फर्स्ट सेशन से ही हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कल से ही आपके रेगुलर सेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 सेशंस आपके हो गए और कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे हम इसमें डिस्कस करने वाले फील्ड्स, ठीक है। एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है, जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया एक बार रिवाइज कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए, जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं, जितना भी अभी तक हमने कवर किया है उसको रिवाइज कर लेना प्रॉपर्ली, ठीक है। वेबसाइट पे भी मैंने डेटा को ऐड किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप अभी विजिट करोगे ksofteducation.com पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। मैं आपको थोड़ा सा स्टेप्स इसके बारे में अभी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब आप लॉग इन करोगे ksofteducation.com, आप इस वेबसाइट पर आ गए। जैसे आपको क्या करना है, जैसे अभी आप जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है टीम को मैसेज करेंगे, वो आपको एडमिशन प्रोसेस शेयर कर देंगे, ठीक है। जैसे एडमिशन प्रोसेस आपको मिला तो वहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट करके आपका ईमेल एड्रेस शेयर करना है। ईमेल एड्रेस पे आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइव पर जो मैंने कल आपको नोट्स शो किया था वो नोट्स का एक्सेस मिलेगा, और फिर ये आपको एक्सेस लेना है ब्राउजर से, ठीक है। ये आपको जो हमारा वेब एप्लीकेशन है यहाँ से एक्सेस लेना है। तो लाइव बैचेस पे क्लिक करिए या व्यू बैचेस पे क्लिक करिए, तो ऐसे आप इस पेज पर आ जाओगे। फिर ये बैच है अभी आपका, ठीक है, मैंने ऐड कर लिया है इसमें 7 AM, इसको क्लिक करेंगे। अभी तक हमारे कितने सेशंस हुए हैं, ओनली 2 सेशंस, तो वो 2 सेशंस देखिए यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। दोनों सेशंस यहाँ पर है। तो जैसे आपको एक्सेस मिलेगा, क्या करोगे, आप इसको एक्सेस कर पाओगे इस सेशंस को। कैसे एक्सेस करना है देखिए, जैसे अब आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आप इसमें आ गए तो आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ड। लेकिन जब आप ऐड टू कार्ड करोगे सबसे पहले आपको कहेगा कि इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका यूज़र नेम, जो यूज़र नेम आपको रखना है लॉगिन करने के लिए, जो आपको यूज़र नेम चाहिए होगा वो यूज़र नेम आप इसमें बता देना। ईमेल एड्रेस, देन पासवर्ड क्या चाहिए आपको,
वो और पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। तो ये ईमेल एड्रेस आपका रनिंग ईमेल एड्रेस आप मेंशन करें तो आपको हमारी तरफ से कंफर्मेशन मेल भी आ जाएगा कि आपकी एडमिशन कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। देन तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप इंप्लीमेंट करोगे। देन ये यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड आपने बताया, अब इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। फिर से लॉगिन बटन पर जब आप जाओगे तो देखिए मैं लॉगिन करता हूँ इसे, तो मैंने यूज़र नेम एंड अपना पासवर्ड मेंशन किया एंड साइन इन पे क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे हम हमारे डैशबोर्ड में आ गए, राइट। डैशबोर्ड में मैंने अभी तक 4 कोर्सेज में एनरोल किया है, तो ये सभी कोर्सेज मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है, ये सभी कोर्सेज। अब देखिए अब मुझे कौन से कोर्स में ज्वाइन करना है, ये जो अभी आपने ज्वाइन किया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद फिर से आप यहाँ पर आ जाओगे, देन ऐड टू कार्ट करोगे इसे। तो देखिए ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट, ठीक है। तो ये जो कोर्स है आपका बस उसी कोर्स को यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये कोर्स में मुझे एनरोलमेंट करना है, ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार। देन इसके बाद आप आओगे प्रोसीड टू चेकआउट। सो प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। देन तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप किसी कोर्स को एनरोल करें तो बिलिंग एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, बिलिंग डिटेल्स, ताकि फिर आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है। यहाँ तक आ गए तो उसके बाद सिंपली आपको इंप्लीमेंट करना है कंप्लीट पेमेंट। यहाँ पर आपको डिटेल मेंशन करना होगा, ठीक है, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्योंकि बिलिंग पे ही आपको डिटेल आ जाएगा। देन कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक किया, देखिए ये ऐसा क्यूआर कोड आया। अब आप तो पहले ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा वहाँ से, जैसे आप एडमिशन प्रोसेस हम शेयर करेंगे, तो अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, सिंपली इसको कैंसिल करिए एंड देन कैंसिल। तो यहाँ तक आपको करना है, तो आपकी पेमेंट प्रोसेस कैंसिल हो गई, क्योंकि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। हम जो आपको नंबर शेयर करेंगे वहीं पर आपको गूगल पे या फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हो। देन फिर जब आप आओगे यहाँ पर थोड़ी देर बाद, जैसे आपने ये प्रोसेस कर लिया, टीम को मैसेज कर देना या फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं तुरंत आपको ये एक्सेस दिलवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे आपको एक्सेस मिल जाएगा तो फिर ये कोर्स आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। जैसे ये डैशबोर्ड है, जैसे ये कोर्सेज दिख रहे हैं ना, वैसे ये कोर्सेज अब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मैंने इसको ओपन किया अब इस कोर्स को, देन कंटिन्यू लर्निंग एंड जैसे आएंगे देखिए अब इस तरीके से ये सेशंस आपको मिल रहे हैं, फर्स्ट सेशन, देन सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन, जितना भी डिटेल्स है अब आप इसको यहाँ से प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो सिंपली क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप लोग, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा और डेली टास्क फिर आपको वहीं पे शेयर करना है। क्लियर है गाइस? धनश्री, योगेश, उत्कर्ष, पायल, आनंद, कुणाल, सागर, आसिफ, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस गाइस? यस। ओके देन, ओके गाइस, तो आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, टीम को मैसेज करिए और आपका एक्सेस ले लीजिए। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे अभी तक हमने 3 दिन टॉपिक हमारे काफ़ी हो चुके हैं, तो तीनों सेशंस को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट नोट से पढ़ लेना और उसको रेडी रहना आपको इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। सो टाइम वेस्ट मत करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, ठीक है। सो कल मिलते हैं 7 बजे, तब तक आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए और कल का सेशन फिर ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे नंबर पे भी आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हो या टीम को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो मुझे कॉल करना है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप टीम को भी कॉल कर सकते हो, कोई भी अगर कोई क्वेरी है, कोई इश्यूज है। सो एडमिशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए जल्दी और अपना कोर्स स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं अगेन 7 बजे। ओके गाइस, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।